नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वनाथ मंदिर में दुकान विक्रय के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोले जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एक बार फिर गंगा के जलस्तर में हुए बढ़ाव के चलते लोगों को हो रही परेशानियां। और विभिन्न पार्टियों के पोस्टर बैनर से शहर में लगे इंडिकेशन बोर्ड पूरी तरह ढक जाते हैं, जिससे लोगों को होती हैं परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले का खुलासा करते हुए एडीसीपी वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना से गोईठा मोड़ से इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि हमारा एक संगठित गिरोह है जो जनपद वाराणसी व अन्य जनपदों व राज्य में टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे और असलहा भी अपने पास रखते थे। घटना के बाद शहर छोड़कर फरार हो जाया करते थे। अभियुक्तों के पास से सोने के आभूषण व अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये दिनांक 16/9 को मिस्टर शशिकांत गुप्ता ये सीए हैं और ये लगभग 10:30-11 बजे करीब में अपनी पत्नी की ज्वेलरी रखने के लिए बैंक जा रहे थे। इनके लैपटॉप बैग के अंदर ज्वेलरी रखी हुई थी। एक बच्चा जो ये बोल करके इनकी गाड़ी के पास से निकला कि आपकी गाड़ी के अंदर से मोबिल ऑयल टपक रहा है और समुद्र आग लग सकती है। इस पर जब गाड़ी रोकी गई तो इन टप्पेबाजों के द्वारा उनका बैग साफ कर दिया गया जिसमें उनकी ज्वेलरी भी थी। ये केस रजिस्टर होने के बाद में एसीपी कैंट एसीपी सारनाथ संतोष मीणा के नेतृत्व में SHO लालपुर पांडेपुर और उनकी टीम के द्वारा ये केस वर्कआउट किया गया है। इसमें 2 बदमाश पहले जेल जा चुके हैं, विजय और बबलू। उनके पास से एक लैपटॉप जो मिस्टर शशिकांत गुप्ता का लैपटॉप था वो और उनके जरूरी कागजात बरामद हुए थे। और इन बदमाशों के द्वारा बताया गया कि इनके बाकी साथी बदमाश जो हैं, जिनकी संख्या 4 थी, वो अभी भी वारदात करने के लिए घूम रहे हैं। तो इस सूचना के आधार पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर कल सायंकाल में 6:30 बजे करीब में ये 4 बदमाशों की गिरफ्तारी बाईपास से की गई है, जिसमें विजय, संतोष, गोपी और सूरज, ये 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। और इनका जो हमसाज ऑटो ड्राइवर है जो इनको लेकर के वारदात कार्य कराने के लिए लेकर जा रहा था जगह, वो गिरफ्तार किया गया है। ये बदमाश जो है मदनगीर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली के रहने वाले हैं और ये लगातार इसी तरीके की वारदात हर शहर में जा कर के घटित करते हैं। और जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है उसमें इन्होंने हमारे वाराणसी ज़िले में इसमें लगभग 7 वारदातें करी हैं और इसके अलावा बगल में चंदौली डिस्ट्रिक्ट में मुगलसराय में और अम्बेडकर नगर थाने में और बरेली में ये वारदातें खारिज करी हैं। इनके बाकी स्थानों पर भी इनके केसेस के बारे में जानकारी की जा रही है। जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये एक साथ गैंग बना करके आते हैं, एक ऑटो हायर करके वारदात खारिज करते हैं। ऑटो इसलिए हायर करते हैं क्योंकि इलाके की जानकारी इनको नहीं होती है, उसको ज़्यादा पैसे दे करके हायर करते हैं और उसके माध्यम से जगह जगह जा करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बैग उड़ा करके उसमें से पैसा लेते हैं। तो ये चीप गेस्ट हाउस में रुकते हैं, ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। और ये पहले भी विजय और संतोष पहले भी जेल जा चुके हैं। हमारे यहाँ से जो है ये पहली बार गिरफ्तार हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कमेंडेबल काम किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा माननीय कमिश्नर साहब के द्वारा की गई। कितने का माल इनके साथ बरामद हुआ? जो माल बरामद हुआ कितने का? इनके पास से वो सारी ज्वेलरी जो वारदात में गई थी, इसके अलावा अन्य घटनाओं से संबंधित रुपए बरामद हुए हैं और 2 तमंचे बरामद हुए हैं बदमाशों के पास से, जिसमें विजय के पास से 38 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और संतोष के पास से 315 बोर। ग्रामीण क्षेत्रों में भी टप्पेबाजी की कुछ घटनाएं हुई थी, क्या इनकी संलिप्तता उसमें भी रही है? देखिए, अभी हमें जो वारदातें पता चली हैं वो वर्कआउट हुई हैं, इनसे पूछताछ भी की जा रही है और इनके साथियों को भी पता किया जा रहा है। जिस जगह के ये रहने वाले हैं, ये हमारी जानकारी में आया कि वहाँ के 2 अन्य गैंग भी सक्रिय हैं
हम उन पे भी काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द महिलाओं का भी जो संलिप्तता और है। इसमें जानकारी आई है वो ये आई है कि ये अपने परिवार की महिलाओं को साथ लेकर चलते हैं और उसका दो कारण हैं। एक तो ये कि उनको खाना वाना बनाने के लिए महिलाएं रहती हैं साथ में, दूसरा ये कि उससे पुलिस को शक सीधा नहीं जाता है, इससे बचने के लिए ये जो है इस तरीके से महिलाओं को रख के मतलब रैकी की कराती है ये लोग। नहीं, रेकी करने के लिए मैंने बताया ना, जो ऑटो ड्राइवर जो ऑलरेडी जिसको इलाके की जानकारी रहती है उसको ये हायर करते हैं और उसके माध्यम से बढ़ सकता है। क्या प्रशासन को जो और लोग भी इनके साथ है सर, उनकी भी तलाश की जा रही देखिए, है। अभी तो इस गैंग, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बदमाश जो है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के कुछ निवासी हैं, कुछ मदुरई तमिलनाडु के निवासी हैं। इस प्रकार से जो इनकी एंसेस्ट्रल रूट्स हैं वो मिडिल इंडिया तक जाती हैं और साउथ इंडिया तक जाती हैं। अभी ये मदनगीर दिल्ली में सेटल है। शशिकांत जी, जो पैसे आज बरामद हुए, लैपटॉप हैं आपके बरामद हुए हैं, उस दिन लूट नहीं हुई थी, तो कितने का माल रहा? अंदाज से हम सब वाइफ के गहने हैं, उतना अंदाज तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5 लाख के। वो गहने सब आप ही के हैं? पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे आप? मैं सब कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, एसीपी सारनाथ, एसएचओ, इंस्पेक्टर विवेचक और मैं सारी पुलिस टीम को, मतलब मैं कैसे आभार प्रकट करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और जिस दिन मेरे साथ घटना हुई और मैंने जो है 100 नंबर पे डायल किया, 112 पे वो कॉल गया, वो 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। चूँकि ये घटना पांडेपुर पुलिस चौकी के बगल में है, फिर मैं चौकी पे गया और जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी उस दुकान से सीसीटीवी कैमरे से सारी चीज़ें वो हुई। और इसके बाद मतलब मेरे संग और मतलब जो पुलिस ने व्यवहार या जो काम किया है वो मतलब अविश्वसनीय है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता था कि ये आपका कुछ होने वाला है। जो माल आपका गायब हुआ था वो आपको मिल गया? जी सर। उम्मीद थी कि मिल जाएगा? मुझे उम्मीद थी, लेकिन 99% लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा। पुलिस भी विश्वनाथ मंदिर में दुकान विक्रय के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। श्री काशी विश्वनाथ सुंदरीकरण विस्तारीकरण परियोजना में निर्मित की जा रही दुकानों परिसंपत्तियों के संदर्भ में किसी के द्वारा जालसाजी करने की नीयत से विभिन्न सोशल माध्यमों पर किराए पर उठाने विक्रय किए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। इस बाबत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इसमें मंदिर प्रशासन का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। इस संदर्भ में जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि शशिकांत चौरसिया नामक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डालते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में दुकान विक्रय किए जाने हेतु संपर्क करने की अपील की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। मंदिर प्रशासन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी से अपील की गई है कि इस तरह की जालसाजी से दूर रहें तथा किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मंदिर कार्यपालक से संपर्क करें। मंदिर प्रशासन द्वारा सोशल माध्यमों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अखबार में प्रकाशित खबर की जांच पड़ताल कराई गई तो ये प्राप्त हुआ कि शशिकांत चौरसिया नाम का व्यक्ति फेसबुक एवं अन्य माध्यमों पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रही दुकानों को विक्रय करने का प्रयास कर रहा था और इस तरह का भ्रम फैला रहा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दुकानें आवंटित की जा रही हैं। इस संदर्भ में मंदिर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आवंटन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस जानकारी के प्राप्त होने पर इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है तथा सभी नागरिक जनों से निवेदन है कि इस प्रकार की अफवाहों से बचें। यदि कोई इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल मंदिर कार्यालय से संपर्क करें या काशी विश्वनाथ मंदिर की वेबसाइट पर दिए गए टोल फ्री नंबर से संपर्क करके वस्तुस्थिति की जानकारी ले सकते हैं। मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव ने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर आगामी चुनाव हेतु उनका मनोबल बढ़ाया। मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं से वार्ता की और 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर उनके मनोबल को बढ़ाया। इस दौरान प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अजय राय, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, प्रजनाथ शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बनारस वैसे भी एक महत्वपूर्ण देश का ऐतिहासिक स्थल है, तो आदरणीय प्रियंका जी जो है उस दिन जो है एक बड़ी रैली से चुनावी संक्रांत करेंगे।
कितनी की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे? अभी उसी के सब हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो एक अंदाज जो लोग लगा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है लोगों की संख्या होगी, ऐतिहासिक होगी। और अभी सब बैठक, अभी महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक हमारी चल रही है, जिला कांग्रेस। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगा? रैली तो अपने यहाँ पे एक सभा स्थल हम लोग उसका चयन कर रहे हैं, अभी उसका भी हमारे वरिष्ठ नेता लोग उसका निर्धारण करेंगे और आके यहाँ पे विश्वनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और भी मुख्य मार्गों से होते हुए फिर जो जाएंगे। तो अभी सब बैठक है जिसमें सब बातों का भी निर्धारण जो है किया जाएगा। 2022 का चुनाव को देखते हुए ये रैली की जाए? जी हाँ, निश्चित रूप से जो विधानसभा के जो चुनाव फरवरी माह में जो होने वाले हैं उसकी तैयारी है और जो प्रतिज्ञा यात्रा जो निकलेगी, हम इस प्रदेश की जनता के सामने आदरणीय प्रियंका जी कुछ प्रतिज्ञाएं जो रखेंगी कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा किया जाएगा। ये तो सामान्य रूप से देखा जाता है कि पार्टी घोषणा पत्र जो जारी करती है लेकिन उसके पूरे नहीं होते। हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय घोषणा पत्र हो या उत्तर प्रदेश के हमने देखा है, एक प्रतिज्ञा के साथ जो है आदरणीय प्रियंका जी जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो अपनी बातों को रखेंगे। यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोले जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उदय प्रताप महाविद्यालय के छात्र नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए छात्रावास को खुलवाने की मांग की। छात्र नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कई बार कॉलेज प्रशासन व जिला प्रशासन को पत्र दिए गए, इसके बावजूद अभी तक छात्रावास नहीं खुला और न ही कोई कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे हम सभी छात्र नेता आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। हमारे इस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की है। विरोध करने वालों में शिवम सिंह, छात्र संघ महामंत्री अंकित तिवारी, छात्र संघ उपाध्यक्ष हरिओम पांडे, विकास ठाकुर, गौरव सिंह, अभय सिंह इत्यादि छात्र शामिल रहे। आज ये धरना इसलिए हो रहा है कि लगातार 2 साल से कोरोना काल का बहाना लगा के अगले साल भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय का हॉस्टल खोला गया, लेकिन अपने महाविद्यालय का छात्रावास नहीं खोला गया। इस नाम पे कि यहाँ कोरोना है, ये वो 3-5 पढ़ा के ये लोग नहीं खोल रहे हैं छात्रावास। आप सोचिए कि जो हमारी बहनें बहुत दूर दूर से पढ़ने यहाँ आती हैं, महिला छात्रावास यहाँ होने के बाद भी महिला छात्रावास और छात्रावास, पुरुष छात्रावास, दोनों छात्रावास बंद किया गया है। यदि इतने दूर से बच्चे आखिरकार कहाँ रहेंगे? जो रूम रेंट इतना महंगा होता जा रहा है रोज का रोज की कहने की बात नहीं। ये छात्रावास यदि खुलता है तो कितने बच्चों को लाभ होगा? बहुत बच्चों को लाभ होगा, जिससे अगर छात्रावास नहीं खोला जाएगा यूपी कॉलेज का तो हम सभी छात्र नेतागण बृहद आंदोलन के बाध्य होंगे। इससे पहले भी आप लोग प्रशासनिक अधिकारी से पहले हम लोग अगले साल ही धरना दिए, आंदोलन किए, बोला गया कि खोला जाएगा, सचिव से बात हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अंततः फिर लॉकडाउन लग गया तो नहीं खुल पाया। इस बार जब विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अपना काशी विद्यापीठ और उसके बाद महाविद्यालय विश्वविद्यालय, यानी सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्रावास खोल दिए गए हैं, लेकिन उदय प्रताप छात्रावास की जो जर्जर छात्रावास हॉस्टल हो गया है कि कहने की बात नहीं। आज अभी बात हो रहा है तो कह रहे हैं कि सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस खोलने के लिए सोच रहे हैं। सोचेंगे कब तक? वो छात्रावास गिरने की स्थिति में है। यदि छात्र रहेगा, अगर उसमें से बिल्डिंग गिर जाएगी तो किसकी जिम्मेवारी होगी? आखिरकार क्यों नहीं बनवाया जा रहा है छात्रावास? जल्द से जल्द बनवाकर और तुरंत अलॉटमेंट जारी शुरू किया जाए, नहीं तो हम लोग सभी छात्र नेतागण बृहद आंदोलन के बाद होंगे और इसकी पूरी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की होगी। इसलिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो धरना है, हम सभी छात्र नेता और पदाधिकारी जो छात्र छात्राएं आज धरने के लिए बाध्य हैं। ये महाविद्यालय का जो छात्रावास वो 2 साल से बंद है, जिसका एप्लीकेशन हम लोग कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन को 3 से 4 बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई भी कार्य छात्रावास में प्रारंभ नहीं किया है, जिसके लिए हम सभी छात्र छात्राएं और छात्र नेता लोग, पदाधिकारी लोग आज धरने के लिए बाध्य हुए हैं। कितने सालों से ये बंद है? कोरोना काल से छात्रावास को बंद किया गया था उसके नाम पे, लेकिन अभी तक देखा जाए तो छात्रावास सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के छात्रावास खोल दिए गए हैं, लेकिन एक उदय प्रताप कॉलेज का जो महाविद्यालय है का छात्रावास उसे नहीं खोला गया। आए दिन बस ये देकर गोली दिया जा रहा है कि ये छात्रावास खुलवा देंगे, लेकिन आज हम लोग परेशान होकर छूट होकर आज आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। नहीं खुलता है तो फिर नहीं खुलता है तो हम लोग काउंसलिंग रोक देंगे। जो नए सत्र की काउंसलिंग होने वाली है, यदि हम लोग गांधीवादी तरीकों से अपना आंदोलन कर रहे हैं, यदि हम लोग की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग काउंसलिंग को रोक देंगे। उसके आगे जो भी होगा निर्णय उसके बाद पता चलेगा। संस्कृत भाषा को प्रमुखता से लिए जाने की श्री राम सेना द्वारा मांग की गई।
धर्म की नगरी काशी में संस्कृत की महत्वता को लेकर जंग छिड़ गई है। ऐसे में श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सत्यप्रकाश ने पत्रकार वार्ता कर इसकी महत्वता बताते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिस प्रकार से वो उर्दू को लेकर बजट दिखाते हैं उसी प्रकार से संस्कृत भाषा को भी प्रमुखता से लिया जाए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय होते हुए भी संस्कृत के लिए अनुदान नहीं देना ये काफी निंदनीय है। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता है, ये संस्कृत जो उत्तर प्रदेश में अभी तक अनुदान से वंचित रह गए विभिन्न संस्कृत विद्यालयों के मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और यहाँ अध्यापकों को इसीलिए बुलाया गया कि आगे की रणनीति हम लोगों की क्या होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव संस्कृत और हिंदुत्व की बात करती है। हर मंच पर अब मुख्यमंत्री जी चुनाव आ गया तो जा रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि मैं संस्कृत के चौमुखी विकास करूँगा, मैं संस्कृत के चौमुखी विकास के बारे में कटिबद्ध हूँ। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री जी संस्कृत के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी जब से सरकार में आए 4.5 वर्ष बीत गया, संस्कृत के साथ सबसे बड़ा छल करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दिनेश शर्मा जी अभी आते हैं काशी में तो कह रहे हैं संस्कृत के अनुदान के मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि फिल्म सिटी के लिए जहां लब जिहाद पढ़ाया जाएगा, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को खत्म करने की बात बताई जाती है, जहां सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की बात की जाती है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी के पास 6000 करोड़ रुपया है। 250 संस्कृत विद्यालय जो अनुदान से वंचित रह गए हैं वित्तविहीन संस्कृत विद्यालयों के लिए मुख्यमंत्री जी के पास मात्र 100 करोड़ रुपया नहीं है। तो बताइए कैसा हिंदुत्व और कैसी संस्कृतवादिता, सिर्फ ये छलने का काम किया जा रहा है। ये लोग कालनेमी की तरह हो गए हैं, कालनेमी की तरह होकर के संस्कृत का नाम लेकर के हिंदुत्व का नाम लेकर के सरकार में बैठे हैं, सत्ता में हैं और ये सिर्फ मदरसों के लिए खूब पैसा उड़ा रहे हैं। 520 करोड़ रुपया एक बार दिया मदरसों के लिए, 300 करोड़ रुपया एक बार दिया मदरसों के लिए। जितनी बार ये अपना बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, जितनी बार ये बजट दे रहे हैं, हर बार ये मुख्यमंत्री जी अपना स्वयं का विद्यालय संस्कृत चलाते हैं। संस्कृत विद्यालयों की स्थिति यह हो गई है कि संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक नहीं बचे, संस्कृत विद्यालयों में ताले लग गए, लगभग 100 संस्कृत विद्यालय बंद कर दिए गए। इनकी क्या मनसा है? तो किस तरह से आप जगाएंगे योगी सरकार को? मैं योगी सरकार को जगाने के लिए लखनऊ गया, मैं वहां धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री जी हमें 4 दिन जेल रखे, मैं योगी जी को जगा रहा हूँ। मैं जगाया तो मुख्यमंत्री जी मुझे जेल भेज दिया, 4 दिन मुझे जेल में रखे और उसके बाद मेरे ऊपर लाठियाँ भी बरसाई गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके ये जो हिटलर शाही के द्वारा मेरे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। और उसके बाद मैं काशी से एक यात्रा संस्कृत बचाओ संस्कृति बचाओ हिंदुत्व बचाओ यात्रा को लेकर के, संस्कृत विद्यालयों को अनुदान दिलाओ यात्रा को लेकर के काशी से लेकर के लखनऊ तक जाऊंगा। पूरे प्रदेश का दौरा करके मैं मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाऊंगा, गवर्नर साहब तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। और ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ कि एक एक चीज को प्रधानमंत्री जी को भी संज्ञान में लेकर के संस्कृत के लोग के लिए जगाने का काम हम स्वयं करेंगे। कब रैली निकाल के? बस अगले महीने में हमारा ये कार्यक्रम तय हो जाएगा। तय कार्यक्रम इसीलिए मैं बैठक बुलाऊं कि अगले डेट जैसे ही क्लियर होगी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करूंगा और करके यहीं से पंडित मदन मोहन मालवीय को माल्यार्पण करके भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पार्क से उठाऊंगा और सीधे विश्वनाथ जी का दर्शन करते हुए हम लोग लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। किस संस्था के द्वारा कर रहे हैं या पार्टी के द्वारा? प्रभु श्री राम सेना के द्वारा। ये प्रभु श्री राम सेना हिंदुत्ववादी संगठन है और ये बहुत दिनों से कार्य कर रही है और हिंदुत्ववादी संगठन को मैं इस नाते ला रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर जो हिंदुओं को बरगला रही है, देश के लोगों को यह बताने का काम कर रही है कि आज हिंदुस्तान में हिंदू हमारा खतरे में है। जब से योगी और मोदी सरकार में आए हैं तब से हमारा हिंदुत्व खतरे में हो गया। अरे भाई हम 70% है, 22% हमारे ऊपर कैसे हावी हो जाएगा? हम मजबूत हैं लेकिन हमें भाजपा के लोग डरा करके धमका करके हमारे हिंदू भाइयों को अपाहिज बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे यही बात अपने हिंदू नौजवानों को हिंदू भाइयों को बता करके हिंदुओं को एकजुट करके एक मंच पर ला करके सड़क पर ला करके सदन से इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर ये संस्कृत और हिंदुओं को मजबूत करने के लिए कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो। एक बार फिर गंगा के जलस्तर में हुए बढ़ाव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ दिनों बाद एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पितृपक्ष की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में दूर दराज से लोग श्राद्ध कर्म करने हेतु काशी आते हैं, लेकिन जलस्तर में बढ़ाव के चलते मणिकर्णिका घाट से आसपास के घाटों का संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो विगत 7 दिनों में 6 से 7 फीट पानी बढ़ा है। फिलहाल पानी ठहराव की स्थिति में है, लेकिन कभी भी जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। गंगा के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही सतुआ बाबा आश्रम के समीप से सीवर का पानी भी गंगा में आ रहा है और वही सीवर का पानी मणिकर्णिका घाट की ओर भी जा रहा है, जिससे श्राद्ध कर्म करने आए लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि उनके आस्था पर आघात है। प्रशासन को जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। विभिन्न पार्टियों के पोस्टर बैनर से शहर में लगे इंडिकेशन बोर्ड पूरी तरह से ढक जाते हैं, जिससे लोग काफी परेशान होते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को वीवीआईपी क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में लगभग लाखों की संख्या में रोज लोगों का काशी आगमन होता है। कुछ नए लोग भी यहाँ आते हैं तो कुछ पुराने भी आते हैं। शहर में चारों तरफ स्थान को निर्देशित करने वाले इंडिकेशन बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन विडंबना ये है कि संबंधित स्थान को निर्देशित करने वाले बोर्ड के ऊपर पार्टियों के बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिससे वह बोर्ड पूरी तरह से ढक जाते हैं। इस बाबत एक सीनियर सिटीजन ने बताया कि इस पर जिलाधिकारी, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी को ध्यान देना होगा ताकि लोग अपने गंतव्य पर सरलता पूर्वक पहुंच सके। सामान्य रूप से ये देखा जा रहा है कि सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जो है सार्वजनिक जो मतलब पट्ट हैं, जो दिशा निर्देश देते हैं कि स्थानों का, वो सब में जो है ये राजनीतिक दल जो है अपना बैनर लगा देते हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो दिशा निर्देश वाले शिलापट्टों आदि लगे हुए हैं उन पर हर हालत में जो है राजनीतिक या सामाजिक कोई भी बैनर उसमें ना लगने पाए। ये प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के उपाध्यक्ष पत्रकारों से रूबरू हुए। नेहरू युवा केंद्र संगठन के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि भारत माता मंदिर से फ्रीडम रन यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के तहत किए जा रहे कार्यों की सराहना की। आज असल में आज़ादी के अमृत महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है, उसी के क्रम में युवा कार्यक्रम खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी अपने इस नेहरू युवा केंद्र संगठन विभाग को भी ये जिम्मेदारी दी है कि पूरे देश में जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही किए जाएं। हमारा जो इस वर्ष का पहला कार्यक्रम था वो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का था, जिसके तहत हम देश के 744 जनपदों के और सभी जनपदों के प्रत्येक जनपदों के 75 गांव पंचायतों और 30,000 शैक्षणिक संस्थाओं में हम इस तरह के फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कर रहे हैं। ये फ्रीडम रन सभी 744 जिलों में उनके जिला मुख्यालय पर और उनके 75 गांव पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है। उसी के क्रम में कल 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है वहाँ पर भी कल भारत माता मंदिर से प्रातः 9 बजे ये हमारी फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू होगी। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और पूरे देश का नौजवान प्रेरित होकर अपना स्थान और अपना समय वो निर्धारित करे कि उसको कब अपने लिए समय देना है। लेकिन हमारा एक नारा है माननीय
मंत्री जी का एक नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि फिटनेस की डोज और आधे घंटे रोज। कितने लोग इसमें शामिल होंगे और ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगा फिर? हम इसको हर गांव पंचायत में हमने 75 लोगों को दौड़ने के लिए कहा है, लेकिन ये बताते हुए मुझे सुखद अनुभूति हो रही कि हर जगह हमारे इस लक्ष्य से ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं। और कल आप वाराणसी में भी आप देखेंगे कि इस लक्ष्य से कहीं ज़्यादा, दुगने और 3 गुने से ज़्यादा भी लोग आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। मिर्जापुर के एक गांव में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई और वहां मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मिर्जापुर जिले के कछवा थाना अंतर्गत सबेसर ग्राम में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि ये मारपीट भूमि विवाद को लेकर प्रधान पक्ष व ग्रामीण में हुई है और हैरान करने वाली बात ये रही कि पुलिस की गाड़ी ठीक सामने खड़ी थी और लोग जमकर लाठी डंडे चला रहे थे। लगातार गाड़ी का हूटर बजता रहा, लेकिन पुलिस ने उतरकर मारपीट सुलझाने की जहमत नहीं की और तो और विवाद बढ़ा तो पुलिस मौके से चली भी गई। ये वीडियो अजय सिंह द्वारा दिया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा धिक्कार दिवस मनाते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शास्त्री घाट वरुणा पुल पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर धिक्कार दिवस मनाया गया। धरना के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को SC ST OBC वर्ग की भागीदारी आरक्षण से संबंधित 15 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान श्याम नारायण प्रसाद जोनल कोऑर्डिनेटर ने कहा कि कम्युनल अवार्ड के बदले पूना पैक्ट के नाम दलितों को शिक्षा, नौकरी तथा विधानमंडल और लोकसभा तथा अन्य प्रत्येक क्षेत्र में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। प्रदर्शन करने का क्या कारण है? प्रदर्शन करने का मुख्य वजह आज ये है कि सरकारों द्वारा वादा खिलाफी की जा रही है। 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत इस देश की हक वंचित आबादी को राजनीति में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, रोजगार में आरक्षण और इस देश की जो धनधरती है सभी में समानुपातिक भागीदारी का समझौता हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो एक बड़ा अधिकार था उसको छीनकर एक छोटा सा अधिकार दिया गया था, उसकी सरकारें आज पालन नहीं कर रही हैं। आरक्षण की व्यवस्था इस देश की संपदा संसाधन पर आधारित था, लेकिन वर्तमान सरकार जो संपदा है, जो सार्वजनिक उपक्रम है, उसको लगातार निजी हाथों में बेचती जा रही है। बेचने का मुझे तकलीफ़ तो है ही, सबसे बड़ा तकलीफ़ का कारण यह है कि उन निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। इस देश की जो हक वंचित जनता है, न उसके पास ज़मीन है, न जायदाद है, न पैसा है। एक वही साधन था जिसके बदौलत सरकारी नौकरियों में आकर देश की भागीदारी में अपना कर्तव्य निभाते थे और वह एक माध्यम था जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। समाज पर अगर कोई पीड़न होता था तो उसके साथ न्यायिक काम करते थे, उसे सरकारें वंचित कर रही हैं। निजी क्षेत्रों की जो बिक्री हो रही लगातार, उससे देश कमज़ोर होता जा रहा है और अगर इसी प्रकार की स्थिति चलती रही तो वह दिन दूर नहीं कि हम आर्थिक रूप से गुलाम कुछ लोगों के हाथों में हो जाएंगे। बहुत दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं ये मांगों को लेकर, अभी तक सरकार सुन नहीं रही है, क्या लगता है? सरकार जो वर्तमान सरकार है वो गूंगी बहंगी सरकार है। क्योंकि लोकतंत्र में एक जायज़ तरीका होता है कि हम जन आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखें। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम कानून के शिकंजे में जाएं। यह लोकतांत्रिक तरीका होता है। हम बैठकर हमारी जो मांगे हैं वह मांग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, इस राज्य के मुखिया माननीय योगी साहब को भेजेंगे। यह उनका काम है कि अगर इस देश के मूल निवासी हम हैं, हमारे हकों के साथ हकमारी की जा रही है तो उसका संरक्षण करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रमुख मांगे क्या है यार? प्रमुख मांग एक आयोग हो। सबसे बड़ी मांग हमारी है कि एक मजबूत आरक्षण कानून बनाया जाए और उस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए ताकि माननीय न्यायालय उसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। जब तक नई मांग पूरी होगी इसी तरह आप आंदोलन जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी, हमारा आंदोलन अनवरत
जारी रहेगा। यह आंदोलन बनारस में है, बनारस ही नहीं बल्कि इस देश के प्रत्येक जनपद में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आयोजित है। हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। इस देश में लाखों पद रिक्त पद माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि लाखों पदों को स्पेशल भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। वाराणसी की ज्यादातर जनता वाहनों से होने वाले प्रदूषण को लेकर जागरूक नहीं है। वाराणसी में प्रदूषण को रोकने के लिए जनता जागरूक नहीं है। एक तरफ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों का पुलिस चालान करती है, तो वहीं पिपलानी कटरा पेट्रोल पंप पर प्रदूषण केंद्र के संचालक ने बताया कि 50% जनता ही जागरूक है, बाकी की 50% जनता प्रदूषण को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं है, जिसके चलते अनेकों प्रकार की समस्याएं और बीमारियों से लोगों को ग्रसित होना पड़ता है। ये गाड़ियों का यहाँ पोल्यूशन बनता है और यहाँ रोज़ाना 10 से 12 गाड़ियों का पोल्यूशन टेस्ट होता है। मोटरसाइकिल पेट्रोल का भी और डीजल का भी। डीजल में मशीन के द्वारा जांच की जाती है। तो कितना चार्जेस वगैरह लिया जाता है? चार्जेस पेट्रोल मोटरसाइकिल का इसका 50 रुपया है, पेट्रोल कार और ऑटो का 70 रुपया है। क्या लगता है कि काशी की जो जनता है, प्रदूषण इतना फैला हुआ है और प्रदूषण केंद्र जो आप खोल के बैठे हैं, तो जनता कितना जागरूक थे आप बता सकते हैं? जनता जागरूक तो है ही है और इस समय थोड़ा सा लोग जांच भी कम करा रहे हैं और पहले की अपेक्षा अब लोग टेस्टिंग कम करा रहे हैं। क्यों? चेकिंग बंद हो गया होगा, उसकी वजह से हो सकता है। लगातार बनारस में देखने को मिल रहा है यातायात जन चौकन्नी है, चेकिंग कर रही है। तो पहले क्या होता रहा कि पेपर मांग के चेक किया जाता रहा और क्या कि ऑनलाइन ऊपर से ही चालान दूर से ही हो जाता है। अब उसमें पेपर लोग चेक करेगी इसमें क्या क्या पेपर, इंश्योरेंस खत्म है कि पोल्यूशन खत्म है, तब तो पता चलेगी क्या खत्म है। उस पर सिर्फ हेलमेट पे इसमें चालान हो रहा है। छोटी जी आपने कहा कि चेकिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ रही जनता, किस तरीके की चेकिंग आप चाह रहे थे तो कहना चाह रहे हैं? चेकिंग के तरीके से मतलब जनता को जागरूक होना चाहिए और खुद अपना पोल्यूशन टेस्ट समय पे करा लेना चाहिए। देखिए, मैं हर महीने अपना पोल्यूशन चेक करवाता हूँ क्योंकि आज के डेट में कोरोना जैसी बीमारियां और सांस लेने में जो तकलीफ़ वाली बीमारियां हैं, इन सब का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे बाइक से के ईंधन के जलने की वजह से निकलता है। तो इसके लिए मैं एक अपील भी करना चाहता हूं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन गो ग्रीन का नारा अपनाए और उसके तहत वो बिना किसी व्हीकल के चले, पैदल चले या ई रिक्शा या फिर आजकल को तो इलेक्ट्रिकल वाहन आ रहे हैं उनका प्रयोग करें। बाकी पॉल्यूशन का समय समय पे ज़रूर चेक कराएं क्योंकि इसी प्रकृति से आप जिंदा हैं, श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ले रहे हैं। तो आपको पॉल्यूशन चेक कराना समय समय पे उतना ही जरूरी है जितना कि आपको खाना खाना है। तो विकास जी आपकी बात से सहमत है, मगर क्या लगता है कि काशी की जनता कितना जागरूक थे? जो आप जागरूक थे तो काशी की जनता कितना जागरूक आपको लगती है कि जागरूक है कि पॉल्यूशन को लेकर, जिस तरीके से आपने कहा कोरोना महामारी को देखते हुए आप तो आगे है, तो जनता को, काशी की जनता को किस तरीके से आप आगे बढ़ने के लिए कहेंगे हमारे मीडिया के माध्यम से? सर देखिए, मैं काशी में ही पला बढ़ा और यहीं पे जन्म लिया हूँ। काशी के लोगों का एक यूनिक पहचान है बनारसी पना। वो बनारसी पना अब कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करने की ज़रूरत आ गई है। आप अपने रहन सहन में बनारसी पना रखिए, लेकिन लोग कहते हैं अरे कुछ हो ना हुई। आपको एग्जैक्टली बनारसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अरे हमरे धुआं देले से का हो जाता। मैं कभी कभी आपको भाई साहब बता रहा हूँ, मैं भक्त आदमी हूँ, महादेव का झूठी कसम खा के तो बोलूँगा नहीं। मैं लोगों को रोक के बोलता हूँ कि भैया इतना धुआं दे थे, गाड़ी बनवा ला, काहे प्रकृति में प्रदूषण फैलावत हुआ। तो यहाँ की 99% पॉपुलेशन अनअवेयर है, कहती है क्या हो जाएगा मेरे एक के बनवा लेने से। तो यहाँ अवेयरनेस की कमी है। ये जो सो कॉल्ड बनारसी पना है, इसको आप अपने लाइफस्टाइल में रखिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जैसे कोरोना के समय में भी लोगों ने कहा मास्क नहीं लगाएंगे हमें कुछ ना हुई, वैक्सीनेशन के समय अरे वैक्सीन लगवाइले से कोरोना भाग जाए, तो ये विचारधारा छोड़नी पड़ेगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वनाथ मंदिर में दुकान विक्रय के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोले जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। एक बार फिर गंगा के जलस्तर में हुए बढ़ाव के चलते लोगों को हो रही परेशानियां।
और विभिन्न पार्टियों के पोस्टर बैनर से शहर में लगे इंडिकेशन बोर्ड पूरी तरह ढक जाते हैं, जिससे लोगों को होती हैं परेशानियां। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।